वो जंग इजराइल और फिलिस्तीन के बीच होती है। इसलिए कि जंग जहां भी होगी, फाइटर जेट किससे खरीदा जाएगा, मिसाइल किससे खरीदा जाएगा, एटम बम किससे खरीदा जाएगा। कभी वो जंग इराक और ईरान के बीच करवाती है, कभी वो जंग सीरिया में होती है, कभी वो जंग लेबनान में होती है, कभी वो जंग इजिप्ट में होती है, कभी वो जंग तालिबान के रूप में अफगानिस्तान में होती है, कभी वो जंग रशिया को तोड़ने के लिए होती है। कारोबार बनाने वाली शक्ति है, जो असलहा बनाने वाली शक्ति है, जो एटम बम बेचने वाली शक्ति है, जो मिसाइल बेचने वाली शक्ति है, जो फाइटर जेट का कारोबार करने वाली शक्ति है, उसका इंटरेस्ट इस बात में है कि वो चाहती है कि दुनिया अमन की सांस ना ले सके, दुनिया में कहीं ना कहीं जंग हो। कभी वो जंग इराक और ईरान के बीच करवाती है, कभी वो जंग सीरिया में होती है, कभी वो जंग लेबनान में होती है, कभी वो जंग इजिप्ट में होती है, कभी वो जंग तालिबान के रूप में अफगानिस्तान में होती है, कभी वो जंग रशिया को तोड़ने के लिए होती है, कभी वो जंग वेस्ट एशिया को मजबूत कमजोर करने के लिए होती है, आपस में लड़ा दिया जाता है, और कभी वो जंग इजराइल और फिलिस्तीन के बीच होती है। इसलिए कि जंग जहां भी होगी, फाइटर जेट किससे खरीदा जाएगा, मिसाइल किससे खरीदा जाएगा, एटम बम किससे खरीदा जाएगा, ये जितने असलहे हैं वो किससे खरीदा जाएगा। इसलिए अगर इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई शक्ति है तो वो शक्ति वो है जो असलहे बनाने और बेचने का काम करती है, जो मिसाइल बनाने के बाद बेचने का काम करती है, जो वेपन का कारोबार करती है और पूरी दुनिया को जंग में धकेल देना चाहती है। कभी वो रशिया और यूक्रेन के बीच जंग कराती है। और दूसरी शक्ति, और आपको पता है कि वो शक्ति कौन है, वो शक्ति अमेरिका की है। सबसे बड़ी शक्ति, जो सबसे बड़ा शैतान है, वो शक्ति अमेरिका की है। और दूसरी शक्ति चाइना की है, जिसके पास सबसे ज्यादा सामान बनाने की कैपेसिटी है। वो सुई से लेकर जहाज तक बनाता है। उसका इंटरेस्ट इस बात में है कि सुबह उठने के बाद टूथपेस्ट से लेकर और रात को सोने तक आप जितनी चीजें भी इस्तेमाल करें, आपके घर में मुसल्ला है वो भी चाइना का बना हुआ, आपके घर में यासीन शरीफ का टुकड़ा लगा हुआ है वो भी चाइना का बना हुआ, आपके सर पे जो टोपी है वो भी चाइना की बनी हुई, आपके घर में जो सुई धागा है वो भी चाइना का बना हुआ। आप मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करते हैं वो चाइना के बने हुए, इसलिए कि उनकी क्वालिटी यह है कि वो सबसे सस्ता सामान पूरी दुनिया में प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मजदूर से लेकर मिडिल क्लास तक तमाम लोग मजबूर हैं चाइना की परचेजिंग करने के लिए। चाइना दुनिया की मार्केट पे कब्जा रखना चाहता है, इसलिए चाइना का इंटरेस्ट भी इस बात में नहीं है कि पूरी दुनिया में अमन कायम हो। और तीसरी शक्ति वो है जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लेकर, जिसने 1857 में हमारी अजमत का हिलाली परचम उतार कर यूनियन जैक लहरा दिया था लाल किले के अंदर, जिसने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की थी और इस हिंदुस्तान को जाते जाते भी डिवाइड करके ऐसा बीज बोकर गए थे। लेकिन इन तन के गोरे मन के कालों से 100 साल के लंबे संघर्ष के बाद, कुर्बानियां देने के बाद हिंदुस्तान के लोगों ने अपने वतन को आजाद कराया था। हिंदुस्तान बहुत ताकतवर मुल्क रहा, लेकिन बहुत ताकतवर मुल्क जब अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक था, तब का भी कोई इतिहास नहीं बताता कि हिंदुस्तान ने अपने पड़ोसी देशों पर आक्रमण किया हो, या अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा करने के लिए, या अपने पड़ोसी देशों पर जंग मुसल्लत की हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंटरनल कुछ भी इख्तिलाफात आते जाते हो, वैचारिक तौर पर पॉलिटिकल कोई भी अप्स एंड डाउन आते हो, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान, चाहे यूरोप में जंग चलती हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चलती हो, चाहे किसी अफगानिस्तान में जंग चलती हो, हम किसी की मदद करने के लिए आज तो आगे आते हैं, लेकिन जंग में आग में घी डालने का काम नहीं करते, दुनिया के किसी देश पर जंग मुसल्लत नहीं करते। इसलिए कि हम असलहे का कारोबार भी नहीं करते, हम चाइना की तरह अपनी मार्केट की पूरी दुनिया में नहीं बनाना चाहते, हम यूरोपियन की तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से पूरी दुनिया को अपना गुलाम भी नहीं बनाना चाहते, कॉलोनियल सिस्टम को। और चौथी सबसे खतरनाक ताकत वो है जो खुद हम मुसलमानों
मुसलमानों के अंदर सांप की तरह हमारे नौजवानों को भड़काने का काम कर रही है। और उस ताकत का नाम है जमात इस्लामी, उस ताकत का नाम था इख्वानुल मुस्लिमीन, मुस्लिम बिरादरहुड, उस ताकत का नाम है सल्फी वहाबिज़्म। यानी जितने लोगों ने ऐसा लिटरेचर तैयार किया है, जिस लिटरेचर की बुनियाद पर आपको खुदा और रसूल के रास्ते से भटकाकर सो कॉल्ड जिहाद के नाम पर कभी कश्मीर में आपका खून बहाया जाता है, कभी पड़ोसी देश में आपका खून बहाया जाता है, कभी अफगानिस्तान में आपका खून बहाया जाता है, कहीं ISIS खड़ा करके सीरिया और इराक में आपका खून बहाया जाता है, कहीं दाइश आपका खून बहाती है, कहीं बांग्लादेश में जिस वक्त बांग्लादेश के लोग अपने मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे 1971 में, उस वक्त अगर पाकिस्तान आर्मी के साथ जमात इस्लामी के कारिंदे सिर्फ इस बुनियाद पर बांग्लादेश के मुसलमानों और बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों का जेनोसाइड कर रहे थे कि वो उर्दू बोलना नहीं जानते थे, यानी जो बंगाली बोलता था उसका कत्लेआम कर दिया जाता था। इसलिए इस रेडिकल लिटरेचर को एलिमिनेट करना भी जरूरी है। जब तक दुनिया के लोग यूट्यूब पर डॉक्टर इसरार अहमद को सुनते रहेंगे, जब तक जाकिर नायक जैसे नालायक को सुना जाता रहेगा, जब तक मौलाना मौदूदी का लिटरेचर पढ़ा जाता रहेगा, जब तक सैयद कुतुब और हसनुल बन्ना का लिटरेचर पढ़ा जाता रहेगा, जब तक मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी का लिटरेचर पढ़ा जाता रहेगा, जब तक सूफिया इकराम की तालीमात से आपका रिश्ता नहीं जुड़ सकता। इसलिए जब भी कभी ऐसा होता है, बड़ी कहावत है कि हाथी से मेढ़ा लड़े अपना घर बर्बाद करे। इस्लाम हैज नेवर परमिटेड any kind of offensive war except defensive war। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ में कितने जुल्म किए गए, लेकिन इसके बावजूद हजरत बिलाल और हजरत खुबैब को तपती हुई रेत पर लिटाया गया, गर्म पत्थर उनके ऊपर रखे गए। अल्लाह के रसूल ने बददुआ भी नहीं की, बल्कि ये कहा कि अल्लाह तू इन्हें समझ अता फरमा के ये मुझे पहचानने लगे। कत्ल की साजिश की गई तो आपने हिजरत को अपनाना बेहतर समझा, और ताकत में होने के बाद सुलह हुदैबिया करने के बाद दुनिया को ये मैसेज दिया कि खून खराबे से बचने के बाद दुश्मन की शर्तों पे अमल करते हुए भी कभी सुलह जरूरी है। जिस वक्त हमास ने अटैक किया, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि बिना ये जाने हुए कि वो अटैक डिफेंसिव था या ऑफेंसिव था, तमाम लोग सोशल मीडिया पर खुशियां मना रहे थे और हमास को मुबारकबाद दे रहे थे, बिना ये समझे हुए कि जब इसके जवाब में जो मुंतजिर थे इस बात के कि कोई ना कोई चिंगारी या कोई ना कोई कंकरी उधर से गाजा की तरफ से उठे और वो गाजा के मजलूमीन को तबाह बर्बाद कर दें, वो क़िबला अव्वल को नेस्त नाबूद कर दें। हालांकि क़िबला अव्वल जितना हमारे लिए मोहतरम है, जहां अंबिया इकराम की इमामत की मेराज की शब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला अव्वल तमाम अहले किताब के लिए, यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, उनकी भी यादगारें जो लोग सही माना में यहूदियत पर अमल करते हैं, जो ईसाइयत पर अमल करते हैं, और जो यहूदी और ईसाइयत पर अमल करते हैं, वो खुद आज इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो खुद वहां पर एहतिजाज कर रहे हैं और उनको भी इजरायली हुकूमत जुल्म का निशाना बना रही है। इसलिए जो आकामत जो वहां के हॉस्पिटल के साथ हो रहा है, उनका पानी बंद किया जा रहा है, ये करबला की याद दिला रहा है। इसलिए जब भी सोशल मीडिया पर कोई इजहार ख्याल कीजिए किसी की मुखालफत में या किसी की हिमायत में, उसका फैक्ट चेक पहले कर लिया करिए कि उसका ताल्लुक किस नजरिए का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ी सी देर के लिए आपको खुश करने के बाद वो पूरी कम्युनिटी के लिए एक ऐसा रास्ता निकाल रहा हो, बल्कि पूरी कम्युनिटी को तबाही के गाड़ में ले जा रहा हो। इसलिए हमें लिटरेचर भी बहुत सोच समझ के पढ़ना है। कितनी ही अच्छी किताब हो, अगर वो आपके नबी के दीन से, सूफिया इकराम के तरीके से आपको अलग ले जाती है, अगर आपको नफरत और तशद्दुद पर आमादा करती है, तो वो किताब इस्लामी किताब नहीं हो सकती। वो हदीस नबी के नाम पे गढ़ी हो जा सकती है, लेकिन नबी की जबान से निकली हुई हदीस नहीं हो सकती। वो कुरान की आयत का गलत तर्जुमा तो हो सकता है, लेकिन कंजुल ईमान फज़ाइल इस्लाम जैसा तर्जुमा और तफसीर नहीं। हमें इस तरह के लिटरेचर से भी होशियार रहना है। विपन का कारोबार करने वाले जो शैतान हैं, जो दुनिया पे जंग मुसल्लत कर देना चाहते हैं, उनसे भी होशियार रहना है। और उसके साथ साथ डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अपना रहे हैं, उनसे भी साथ रहना है। अपने सूफिया इकराम की तालीमात को आगे लेके अमीर खुसरो जैसा
जज्बा हिंदुस्तानियत लेके हिंदुस्तान की सरहद और सीमा की भी हिफाजत करना है और हिंदुस्तान से पूरी दुनिया इंसानियत को अमन का मैसेज भी देना है, इस्लाम का मैसेज भी अमन का है और हिंदुस्तान का मैसेज भी अमन का है। एक तरफ वसुदेवा कुटुंबकम है और दूसरी तरफ अल-खल्क़ु अयालुल्लाह है और इन दोनों तालीमात को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम साथ में लेके चलेंगे तो दुनिया गुले गुलजार होगी। और आज दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है और हिंदुस्तान ने रशिया और यूक्रेन के अंदर भी मीडिएट करने के बाद वहां भी शांति पैदा करने के लिए रोल प्ले किया था। और अभी रिसेंटली इस हॉस्पिटल पे अटैक के बाद जो प्रधानमंत्री का बयान आया है वो भी बहुत काबिल तारीफ है। हो सकता है कि इस जंग में भी मीडिएट करने या इस जंग को भी कहीं ना कहीं अमन के रास्ते पे ले जाने के लिए ऐसे ही मुल्क रोल प्ले कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट जंग में नहीं है, जो हथियारों का कारोबार नहीं करते, जो चाइना की तरह अपनी मार्केट नहीं बढ़ाना चाहते। इसलिए हमें उन नास्तिकों से भी जो चाइनीज हैं उनसे भी होशियार रहना है और हथियार बेचने वाले शैतानों से भी होशियार रहना है।